अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आए हैं। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बच्चों, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आए हैं, जो कि एफएससी की फर्स्ट ईयर पर बेस करता है। और एफएससी का पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले ये चंद बातें आपको पता होनी ज़रूरी हैं। उससे पहले ये इंट्रोडक्टरी यानी तारुफी लेक्चर है, जो बातें आपको लाजमी पता होनी चाहिए आगे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद हमजा नवाज़ और आपका और हमारा चैनल ईमान बैच केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, केमिस्ट्री क्या है? 9th-10th ने आप सब ने सुन रखा है कि केमिस्ट्री ये हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें होती है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये सोप्स, ये डिटर्जेंट्स, ये हम सब कुछ मिसाल के साथ आपको डिटेल के साथ समझाएंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। बच्चों, आपने डेफिनेशन केमिस्ट्री की पढ़ी है। केमिस्ट्री वो है कि जिसमें हम मैटर का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैटर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। मैस किसे कहते हैं? मैस वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट का जो कोई ऑब्जेक्ट कोई वज़न कंटेन करता है, वो मैस कहलाता है। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। बच्चों, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के क्या फ़ायदे हैं? पहला सवाल जो हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक वो है बच्चों, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? व्हाट इज़ केमिस्ट्री? बच्चों, आपके सामने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं पूरे बोर्ड पर, ये सारा केमिस्ट्री का ही कमाल है। ये यूरिया, ये नेल पॉलिश, ये डाइपर्स, ये फर्टिलाइज़र, ये पेंट्स ये डाल्डा, ये जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये शैम्पू, ये नेल पॉलिश, तरह तरह की चीज़ें, और सब कुछ जो आपके सामने लिखा है, ये पेपर, ये पेंसिल, ये वैक्स, ये प्लास्टिक, ये इंक, ये ग्लास, ये NaCl, ये डिटर्जेंट्स, ये कॉस्मेटिक्स, ये कैंस, ये बॉडी ऑफ कार्स, किस चीज़ें, सब बच्चों केमिस्ट्री का कमाल है। यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन इसमें मेजर कंपोनेंट, हाइड्रोजन मेजर कंपोनेंट। नेल पॉलिश हम जो हाथों पे इस्तेमाल करते हैं, केमिकल से बनाई जाती है, रिमूव इसको एसीटोन से किया जाता है। डाइपर्स, फर्टिलाइज़र्स, पेंट्स, डाल्डा, शैम्पू, केमिकल, सारा केमिकल का कमाल। NaCl, सोप्स NaCl से, डिटर्जेंट्स NaCl, कॉस्मेटिक्स, पेपर ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेंसिल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैंस एल्युमिनियम एलिमेंट के बनाए जाते हैं, बॉडी ऑफ कार्स एल्युमिनियम की, इंक, ग्लास, पेट्रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बैग्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लास्टिक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हर तरफ केमिस्ट्री फैली हुई है। ये सारा केमिस्ट्री के कमालात हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने इर्द गिर्द की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं, ये सारा केमिस्ट्री का कमाल है। ये सब केमिस्ट्री की ही एडवांटेजेस हैं, ये सब केमिस्ट्री की ही दरियाफ्तें हैं जो साइंटिस्ट ने की हैं। ये एसिड्स, ये H2SO4, HCl, HNO3, HP, HBr, ठीक। तो ये सारा बच्चों केमिस्ट्री के फ़ायदे हैं, केमिस्ट्री के कमालात हैं, साइंटिस्ट की मेहनत है जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे फर्टिलाइज़र खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो खेतों की जो फसल है वो ज़्यादा होती है, पहले के दौर से आज की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट है। अच्छा, तो बच्चों, ये तो सारी केमिस्ट्री की दरियाफ्तें, केमिस्ट्री के कमालात के हैं, केमिस्ट्री के इस्तेमालात के हैं, एप्लीकेशंस के हैं। तो हर तरफ यूरिया, ये नेल पॉलिश, ये डाइपर, ये फर्टिलाइज़र, ये पेंट्स, ये डाल्डा, ये शैम्पू, सब कुछ आप देख रहे हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो अगर इसको नोट करना है आप तो नोट कर लें।
वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। क्वेश्चन जो लिखा है आपके सामने, व्हाट इज केमिस्ट्री। बच्चों केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज केमिस्ट्री। वेरी बेसिक क्वेश्चन जो पहला आता है केमिस्ट्री के लेक्चर में वो तो यही है। केमिस्ट्री क्या है बच्चों, केमिस्ट्री determines the structure and behavior of matter। सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट और मुनफरिद जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो यही है। केमिस्ट्री क्या है, डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर ऑफ मैटर। बिहेवियर का मतलब क्या बच्चों, बिहेवियर का मतलब क्या, प्रॉपर्टीज़। स्ट्रक्चर का मतलब क्या बच्चों, कंपोजिशन। और फिर आगे बहुत सारी बुक्स में एक और केमिस्ट्री की डेफिनेशन में जुमला भी आपको मिलेगा, वो जुमला ये होगा कि हाउ दी सब्सटेंसेस इज चेंजेस इनटू अदर सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशंस, बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशंस दिस सब्सटेंस इज चेंजिंग इनटू अनदर सब्सटेंस। मिसाल देते हैं आपको, जैसे आयरन लिक्विड में चेंज होता है, Fe आयरन लिक्विड में चेंज होता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जब 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक आयरन चेंज होता है किस में, लिक्विड में चेंज होता है। तो ये भी केमिस्ट्री की डेफिनेशन में आपको एक जुमला मिलेगा बहुत सारी बुक्स में कि ऑन व्हाट कंडीशंस अ सब्सटेंस इज चेंजिंग इनटू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो बच्चों केमिस्ट्री क्या है, स्ट्रक्चर, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर, उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। मिसाल देते हैं आपको, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है बच्चों, कंपोजिशन। कंपोजिशन में देखें दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ क्या आती है बच्चों कंपोजिशन में, सब्सटेंस is made up of which things या which components आप लिखें ज़्यादा बेहतर है। आगे दूसरा पॉइंट इसका ये होगा बच्चों, एक पॉइंट क्या, सब्सटेंस जो बना हुआ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, सब्सटेंस जो बना हुआ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। और दूसरा, व्हाट इज इट्स रेगुलरिटी। और फिर जो सब्सटेंस जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसकी रेगुलरिटी क्या है, उसका कम्बिनेशन क्या है, उसका कम्बिनेशन क्या, वो किस तरह आपस में चीज़ें कंबाइन हुई हुई। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती हैं केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में। स्ट्रक्चर का मतलब क्या बच्चों, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब उर्दू में बच्चों होता है बनावट, कि एक चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, एक चीज़ किन किन चीज़ों के साथ मिलकर बनी है। ठीक है, मैं आपको तफसील के साथ बताने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। पहले ये बात है कि स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में पहली नंबर पर क्या आता है बच्चों, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब बनावट, एक चीज़ की बनावट क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। फिर कंपोजिशन में आगे दो स्टेप हमारे पास आते हैं। पहला स्टेप ये आता है कि जो चीज़ बनी है कंपोजिशन, वो किन किन चीज़ों के साथ, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। दूसरी बात ये कि फिर वो किस तरह अरेंज हुए हैं,
वो चीज़ें किस तरह, उनकी रेगुलरिटी क्या है, कम्बिनेशन पैटर्न उनका क्या है, कम्बिनेशन पैटर्न क्या है उनकी, वो किस तरह उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसी है, किस तरह की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। मिसाल देते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। पहली एग्जांपल, बच्चों NaCl एप्लीकेशन इसकी क्या है, ईटिंग में आप इस्तेमाल करते हैं। NaCl जो नमक होता है घर में, NaCl ईटिंग में आप इस्तेमाल करते हैं, पॉपकॉर्न में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में NaCl इस्तेमाल होता है। वाटर के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, क्लोथिंग, वॉशिंग और बहुत सारे जो आप जानते हैं। मेरा यहाँ क्वेश्चन है एक आपसे, क्वेश्चन ये है बच्चों कि NaCl को क्यों हम ईटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, NaCl को हम वॉशिंग के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते, NaCl को हम वॉशिंग के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते, और वाटर को हम पॉपकॉर्न में, जो पॉपकॉर्न होते हैं उसमें नमक डाला जाता है, तो उसमें हम वाटर इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो इसका आप क्या जवाब देंगे। इसका जवाब ये है बच्चों, क्योंकि इसका जवाब है कंपोजिशन। क्योंकि जो नमक है, जो साल्ट है, उसकी कंपोजिशन है Na और Cl। NaCl कंपोजिशन का है ये कंपाउंड, इसलिए हम इसे पॉपकॉर्न में इस्तेमाल कर सकते हैं, ईटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर जो है इसकी कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको क्लोथिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको वॉशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स वॉशिंग में ही है, इसके बेनिफिट्स क्लोथिंग में ही है। ठीक हो गया, समझ आई इतनी बात कि NaCl साल्ट जो है ये NaCl है, वाटर H2O है। तो ये इसकी एप्लीकेशन ये क्यों है, वाई वाटर हैज़ दीज एप्लीकेशंस, वाई NaCl हैज़ दीज एप्लीकेशंस। NaCl की ये एप्लीकेशंस इसलिए हैं, साल्ट की ये एप्लीकेशंस इसलिए हैं क्योंकि साल्ट की कंपोजिशन Na और Cl है। जिसकी बनावट Na और Cl हो, वह हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वह हम पॉपकॉर्न में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिसकी कंपोजिशन H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उसको हम वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप साल्ट से सर नहीं धोते, और आप पानी पॉपकॉर्न में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? इसकी वजह अगर कोई आपसे पूछे तो बहुत सादी सी वजह है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन NaCl, इसकी कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट कंपोजिशन है कि एक चीज़ बनी है, उसकी कंपोजिशन क्या क्या है, उसकी बनावट क्या क्या है। बच्चों बहुत सारी बातें आएंगी अभी आगे, और सुनते जाएं आप। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2, बच्चों एस्पिरिन एक दवाई होती है जो सर दर्द, हेडेक के लिए इस्तेमाल की जाती है। एस्पिरिन एक दवाई होती है, मेडिसन, जो हेडेक के लिए, सर दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो कंपोजिशन है एस्पिरिन की, वो है CHO। शुगर की जो कंपोजिशन है सक्रोज की, वो भी है CHO, यानी शुगर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, एस्पिरिन भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है। लेकिन बच्चों इसकी जो एप्लीकेशन है वो है यूज्ड एज अ मेडिसन इन हेडेक। इसकी जो एप्लीकेशन है शुगर की, यूज्ड इन
टी। तो बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब एस्पिरिन भी इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी है, शुगर भी इन तीनों चीज़ों की से मिलकर बनी है, तो इसका इस्तेमाल और क्यों है, इसका इस्तेमाल और क्यों है? आप एस्पिरिन को चाय में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप शुगर को सर दर्द के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इसकी क्या वजह है, इसकी क्या रीज़न है? हालांकि दोनों के कंपोनेंट सेम हैं, ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनती हैं, ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, तो क्यों इसका यूज़ अलग है, इसका यूज़ अलग है? तो इसका क्या आंसर देंगे आप? इसका आंसर पॉइंट नंबर 2 है कि रेगुलरिटी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स की, ये कंपोनेंट जो है ये किस तरह अरेंज है। आप गूगल पे सर्च करें, सक्रोज का आप स्ट्रक्चर देखें। सक्रोज बेशक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन उसकी जो अटैचमेंट है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो मुख्तलिफ है। आप एस्पिरिन का स्ट्रक्चर सर्च करें, एस्पिरिन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है, C डबल बॉन्ड OH। ये बच्चों एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है। सक्रोज का स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं, जो फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, सक्रोज का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? तो क्या है बच्चों, आपको बात समझ में आई? बात समझने वाली ये है कि ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसकी कंपोजिशन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी एप्लीकेशन अलग, इसकी एप्लीकेशन एस्पिरिन की अलग। तो क्या वजह है कि दोनों की बनावट एक है, दोनों एक ही तरीके से मिलकर, एक ही चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनी। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एस्पिरिन बनाई, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से शुगर बनाई, शुगर का इस्तेमाल अलहदा, एस्पिरिन का इस्तेमाल अलहदा। क्यों अलहदा है? एप्लीकेशन में फ़र्क क्यों आया है? क्योंकि इसके जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अरेंजमेंट है एटम्स की, वो अलग तरीके के साथ है। इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अरेंजमेंट है वो अलग तरीके के साथ है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अरेंजमेंट है वो अलग तरह से है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जो आपस में अटैच हैं, जो स्ट्रक्चर है इसका वो अलग है। क्या कहेंगे? बिकॉज शुगर हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर देन एस्पिरिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों शुगर की एप्लीकेशन अलहदा है, क्यों एस्पिरिन की एप्लीकेशन अलहदा है। क्यों? क्योंकि शुगर बेशक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, एस्पिरिन बेशक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन इन दोनों के जो स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है, जो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, इसमें शायद कार्बन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो, इस पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो, फिर हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो, या कार्बन हाइड्रोजन से ज्वाइन हो, फिर ऑक्सीजन से ज्वाइन हो, कार्बन हाइड्रोजन से ज्वाइन हो, फिर ऑक्सीजन से ज्वाइन हो। तो क्या है कि इनमें जो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एटम्स जिस तरीके के साथ, बच्चों गौर से सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एटम्स जिस तरीके के साथ एक दूसरे से मिले हुए हैं वो तरीका दोनों में अलग है, इसलिए दोनों की एप्लीकेशन अलग अलग है। एटम्स जिस तरीके के साथ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं वो तरीका अलग अलग है, वो तरीका अलग अलग है। एटम्स जिस तरीके के साथ, जिस कम्बिनेशन के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं वो इधर अलग है। एटम्स जिस तरीके के साथ, जिस कम्बिनेशन के साथ यहाँ जुड़े हैं ये तरीका अलग है। इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। कंपोजिशन दोनों की सेम है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसलिए इसमें फ़र्क आया, इसकी एप्लीकेशन में फ़र्क आया। किस में? दूसरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, व्हाट इज इट्स रेगुलरिटी। एटम्स की क्या रेगुलरिटी है, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, एटम्स का कम्बिनेशन पैटर्न क्या है, वो किस तरह आपस में मिलते हैं। तो ये भी एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब्सटेंस की एप्लीकेशंस का, कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस का, कि एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह है। पहली, एटम्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कम्बिनेशन क्या क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दूसरी, इसकी रेगुलरिटी क्या क्या है, किस तरीके के साथ आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर आपस में क्या क्या है। तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस ये, और सक्रोज का स्ट्रक्चर वो अलग होता है। ठीक।
समझ आ गई इतनी बातें? चलिए एक और मिसाल देते हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा? आपने आज ये सीखा कि जो मैटर होता है वो कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। मैटर की एप्लीकेशंस में जहाँ कंपोनेंट्स का रोल होता है कि किन किन चीज़ों के साथ मिलकर कोई चीज़ बन रही है, वहाँ इस चीज़ का भी रोल होता है कि उनकी एटम्स की आपस में कम्बिनेशन कैसे है, वो एटम्स आपस में किस तरीके के साथ कंबाइन हो रहे हैं, उनका आपस में स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर भी वेरी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन के लिए। स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए। अब आपको एक बात समझ आई होगी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए जो 40 ईयर्स लगे, 40 साल लगे, उसके बाद जो बेंजीन का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने मालूम किया कि इस तरह का होता है, तो बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि स्ट्रक्चर हमने क्यों मालूम किया, हमें ज़रूरत क्या थी स्ट्रक्चर मालूम करने की? तो हमें ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि स्ट्रक्चर हमें पता होगा तो तब हमें एप्लीकेशंस का पता होगा। जब हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा किसी चीज़ का, एक चीज़ बन गई उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, तो हमें उसके एप्लीकेशंस, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशंस। जैसे हमने आपको शुगर सक्रोज की मिसाल दी और एस्पिरिन की मिसाल दी, उससे आप ये बात समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशंस। स्ट्रक्चर इज़ वेरी, सक्रोज की एप्लीकेशन और हैं, एस्पिरिन की एप्लीकेशन और हैं, लेकिन दोनों के कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स वो एक ही हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इनकी दोनों की स्ट्रक्चर में फ़र्क है, इसलिए इनकी एप्लीकेशंस में फ़र्क है। तो स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस के, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की 40 साल के लिए, तब जाकर बेंजीन का स्ट्रक्चर बना। क्योंकि क्यों इतनी मेहनत की, क्यों हमें पता होना चाहिए बेंजीन का स्ट्रक्चर? क्योंकि हमें पता होगा तो तब ही हमें पता होगा कि हम बेंजीन को इस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बेंजीन को इस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें इस तरह पता होगा तो तब हम बता सकते हैं कि बेंजीन की हाइड्रोजनेशन हो सकती है, बेंजीन की हैलोजिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपको कुछ दिल मुतमईन हुआ होगा। अच्छा, एक और मिसाल आपको देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 व्हाट इज केमिस्ट्री में एस्पर्टेम एंड सैकरिन, सैचरिन आप बोलें, सैकरिन बोलें, जो भी आप बोलें, मैं इसकी कंपोजिशन लिखता हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर। सैकरिन, सैचरिन की मैं जो भी आप बोलना है बोलें, सैकरिन की सैचरिन, इसकी मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, इसकी मैं कंपोजिशन लिखता हूँ, सॉरी कंपोजिशन, कि ये किन किन से मिलकर बनी है। बच्चों देखें, एस्पर्टेम और सैचरिन, इसकी कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर। इसकी कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन इसमें सोडियम भी नहीं है, इसमें सल्फर भी नहीं है। इन दोनों की कंपोजिशन में फ़र्क है, इसकी कंपोजिशन और है, इसकी कंपोजिशन और है। यहाँ सोडियम और सल्फर प्रेजेंट नहीं है इसकी कंपोजिशन में। सैचरिन की कंपोजिशन में, सैचरिन बनने में सोडियम भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है, इसमें सोडियम भी है, सल्फर भी है। इसकी कंपोजिशन अलहदा, इसकी कंपोजिशन अलहदा। लेकिन आपको ये सुनकर बड़ी हैरानगी होगी बच्चों कि इन दोनों की एप्लीकेशन
एक है। वो क्या सर? इसकी एप्लीकेशन ये है बच्चों कि इसका भी और इसका भी दोनों का टेस्ट एक जैसा होता है। स्वीट टेस्ट, मीठा, दोनों का टेस्ट, इसका भी और इसका भी, दोनों का टेस्ट स्वीट एक जैसा होता है। ये भी हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम किसी चीज़ को मीठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों का एस्पर्टेम सैचुरेन इतना सा पैकेट होता है। दोनों का यूज़ एक है, दोनों का प्रॉपर्टी एक है, दोनों की प्रॉपर्टी एक है, दोनों की खसूसियत एक है। क्या खसूसियत एक है? दोनों का मीठा टेस्ट है, इसका भी स्वीट है, इसका भी स्वीट है। तो क्या बच्चों फ़र्क क्या है? इसकी कंपोजिशन अलहदा है, इसकी कंपोजिशन अलहदा है। इसमें सोडियम और सल्फ़र है ही नहीं, इसमें सोडियम और सल्फ़र भी है। इसकी कंपोजिशन अलहदा है, इसकी कंपोजिशन अलहदा, लेकिन दोनों की एप्लीकेशन सेम है। स्वीट टेस्ट ऑफ सैचुरेन एंड स्वीट टेस्ट ऑफ अस्पर्टेम, दोनों की एप्लीकेशन बच्चों सेम है, दोनों की एप्लीकेशन सेम है, दोनों की एप्लीकेशन एक जैसी है, लेकिन दोनों की कंपोजिशन में फ़र्क है। तो इसका क्या आप जवाब देंगे बच्चों? सवाल आपको समझ में आया है? इसकी कंपोजिशन अलहदा, इस्तेमाल एक ही, इसकी कंपोजिशन अलहदा लेकिन इस्तेमाल एक ही, प्रॉपर्टी एक, प्रॉपर्टी सेम दोनों की, लेकिन इसकी कंपोनेंट्स दोनों के अलहदा अलहदा हैं। सेम है लेकिन इसमें सोडियम नहीं है, सल्फ़र नहीं है, कंपोजिशन इसकी अलहदा हो गई, इसकी कंपोजिशन अलहदा हो गई। तो दोनों की एप्लीकेशन क्यों सेम है? वाई एस्पर्टेम, मैं इसको रेज करता हूँ, उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बच्चों आज हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। स्वीट देखें, क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, वाई aspartame and saccharin have same application while both have different composition। अभी इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा आपको फर्स्ट ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनसे पहले, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले आप केमिस्ट्री को पता होना चाहिए आपको कि आप केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री आप पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उसके इस्तेमालात क्या क्या हैं। क्या हो तो चीज़ों की एप्लीकेशन जुदा हो जाती है, क्या हो तो चीज़ों का फ़ायदा। देखें बच्चों, जो भी आप काम करते हैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है, उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई एडवांटेज होता है। इसलिए आप पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में एक गोल है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर चेंज हुआ तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, ये चेंज हुआ तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, उसका फ़ायदा क्या होगा हमें, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है कि इन दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट है लेकिन एप्लीकेशन इसका दोनों का यूज़ सेम है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर है बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन एक जैसा है। इसमें बेशक सोडियम और सल्फर नहीं है, लेकिन बाकी जो इसके कंपोनेंट्स और इसके कंपोनेंट्स हैं ये आपस में मैच करते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है आपस में वो सेम है। इनकी आपस में जो रीअरेंजमेंट है एटम्स की, यानी कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, या कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, जो भी इनकी एटम्स की आपस में रीअरेंजमेंट है, इनकी जो कार्बन हाइड्रोजन की, कार्बन नाइट्रोजन की, कार्बन ऑक्सीजन की आपस में जो रीअरेंजमेंट है, जिन तरीके के साथ ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए हैं, इस
वो तरीके के साथ जिस तरीके से ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए हैं वो तरीका सेम है, वो तरीका सिमिलर है, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट्स तकरीबन एक जैसे हैं। इसमें सोडियम और सल्फ़र नहीं है, इसमें सोडियम सल्फ़र है। तो बच्चों क्या पता चला? पता ये चला कि इन दोनों की अरेंजमेंट एटम्स की सेम है। एटम्स कंबाइन सिमिलर वे, एक जैसे तरीके के साथ ये आपस में जुड़े हुए हैं। एटम्स एक जैसे तरीके के साथ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, लिहाजा इन दोनों की एप्लीकेशन इसलिए सेम है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो हम ये कहेंगे स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, और आसान करके बताएं तो इस तरह कहेंगे कम्बिनेशन ऑफ एटम सेम है। ऊपर लिखते हैं, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ बच्चों, क्या लिखेंगे? कंपोजिशन ऑफ एटम्स दोनों की सेम है, ऑफ एटम्स दोनों की सेम है। इसकी भी कंपोजिशन ऑफ एटम्स सेम है, इसकी भी कंपोजिशन ऑफ एटम्स कंबिनेशन ऑफ एटम्स, कंपोजिशन भी सम पार्ट सेम है लेकिन कंपोजिशन डिफरेंट है। इसमें सोडियम सल्फर नहीं है, इसमें सोडियम सल्फर है, लेकिन क्या है, कंबिनेशन ऑफ एटम्स दोनों में क्या है, सेम है। जिस तरीके के साथ ये आपस में मिले हुए हैं, जिस तरीके के साथ ये आपस में मिले हुए हैं, वो तरीका, वो स्ट्रक्चर दोनों में क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर दोनों में क्या है बच्चों? बोलेंगे स्ट्रक्चर दोनों में क्या है, सेम है, इसलिए इनकी एप्लीकेशन आपस में सेम है। चले, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। वेरी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर हमने आपको बताया, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने आपसे की, और हमने आपको ये भी बताया, बेंजीन के हवाले से हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर मालूम करना क्यों ज़रूरी है, स्ट्रक्चर मालूम करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशंस। अच्छा, चलिए 3 मिसालें हमने आपको बताई। क्या था केमिस्ट्री क्या है बच्चों? दोबारा लिखते हैं, केमिस्ट्री डिटरमाइंस, chemistry is the branch of science that determines structure of matter, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर की जगह कंपोजिशन भी आ सकता है, एक ही बात, ठीक है। यानी इसका पार्ट आप समझे। ठहरे, मैं इस तरह करता हूँ कि दूसरे पॉइंट पे इसको लिखता हूँ। स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कोई चीज़ किन किन चीज़ों के साथ मिलकर बनी है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी अरेंजमेंट, मैटर की रीअरेंजमेंट क्या क्या है, एटम्स किस किस तरीके से आपस में ज्वाइन हुए हैं, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, केमिस्ट्री हमें बताती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर का बिहेवियर क्या है। ये दोनों चीज़ें आपस में अलग, ये तीनों चीज़ें आपस में अलग हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो हमने आपको तफसील के साथ बताया 3 मिसालों से। कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है, किन किन चीज़ों के साथ कोई चीज़ मिलकर बनी है, और फिर ये दोनों चीज़ें जब हम मालूम कर लेते हैं तो फिर हम बताते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि उस मैटर की, उस मादे की खसूसियात क्या क्या हैं, इस्तेमालात क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या? एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। चौथी एक और बात भी आपको पास बॉक्स में डेफिनेशंस में मिलेगी, और वो ये है
चौथा पॉइंट ये है कि बर्थ फैक्टर्स क्या क्या वो अवामिल हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक कंपाउंड किसी दूसरी स्टेट में, किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है, किसी दूसरी चीज़ में चेंज हो जाता है, या किसी दूसरी स्टेट में चेंज होता है। अनदर सब्सटेंस कन्वर्टेड टू अनदर सब्सटेंस और स्टेट, किसी दूसरी स्टेट पे। जैसे आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट जो वेरी पॉपुलर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक हो गया। तो बच्चों हमने आपके सामने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब किया, स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर से हमने आपको कोई चीज़ बताई, कंपोनेंट्स हमने बताए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमने आपको बताए। ठीक है, हमने ये बताया कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का फिर प्रॉपर्टीज़ पर और एप्लीकेशंस पर क्या असर होता है, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन से इस्तेमालात पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने आपको बताए। अब बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर जो स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का वो हम कैसे मालूम करते हैं। तो बच्चों आपकी सेकेंड ईयर की बुक में एनएमआर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं सिर्फ 2 के नाम लिखता हूँ यहाँ, एनएमआर एंड आईआर। ये 2 टेक्निक्स काफ़ी हैं किसी चीज़ का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए। ये 2 टेक्निक काफ़ी हैं, एनएमआर और आईआर। एनएमआर को भी हम इस्तेमाल करते हैं, आईआर को भी हम इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को। एनएमआर को इस्तेमाल करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं, जो बताती है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह हम स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। तो बहुत तफसील से हमने आपको बता दिया। आगे व्हाट फैक्टर सब्सटेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस। जैसे फोर्थ की हम मिसाल देते हैं आपको, जैसे आयरन है, आयरन चेंज हो जाता है लिक्विड में। तो क्या व्हाट फैक्टर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर होगा 1800 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, तो क्या होता है, आयरन चेंज हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर्टीज़। चलें इतने पॉइंट्स को नोट करेंगे आप। बच्चों आयरन की प्रॉपर्टीज़ में लिखता हूँ। आयरन क्या है? ग्रे सॉलिड है, ये इसका कलर एक प्रॉपर्टी हो गई। अट्रैक्टेड टू मैग्नेट दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इट डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, ये लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता आयरन, बट लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए हवा और एयर और पानी दोनों में पड़ा रहे, एयर और पानी दोनों में पड़ा रहे, तो इसको जंग लग जाता है, डैमेज हो जाता है आयरन। इसको आपने 9th में एसिड रेन के नाम से पढ़ा है, एसिड रेन। तो बच्चों एसिड रेन क्या होती है? पानी आता है, पानी आया, हवा आई, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के साथ वाटर आया, वाटर रिएक्ट किया, ऑक्सीजन रिएक्ट किया, आयरन के साथ Fe के साथ जब रिएक्ट किया, तो बच्चों क्या होता है, जब उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो इन चीज़ों को कहते हैं एसिड रेन। वाटर, ऑक्सीजन जो गैसें हैं मुख्तलिफ हवा में मौजूद हैं, उन्होंने जब आयरन के साथ रिएक्ट किया तो आयरन किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन प्लस वाटर में। आयरन कन्वर्ट हो गया आयरन प्लस वाटर में, यानी
इसको कहते हैं जंग लगना। इस तरह लोहे को जंग लग जाता है। 3 प्रॉपर्टीज़ बच्चों। और प्रॉपर्टीज़ भी इसकी आप जानते हैं, ग्रे सॉलिड होता है, अट्रैक्टेड टू मैग्नेट होता है, डज नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है। फिर इसके साथ जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो क्या क्या बनता है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आयरन के, अब ये जो हमने आपको एप्लीकेशंस लिखवाई हैं बच्चों, ये आयरन की एप्लीकेशंस क्या है। आयरन की जो सारी एप्लीकेशंस हमने आपको लिखवाई, इसके अलावा भी एप्लीकेशंस हैं। हार्ड सॉलिड, ये सॉलिड है, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। इट इज़ हार्ड सॉलिड। ठीक हो गया। ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस पर बेस करती हैं बच्चों, आयरन के स्ट्रक्चर पर। आयरन का स्ट्रक्चर जो है उसकी बेस पर आयरन की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम आप बाकी भी किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ इस तरह मालूम कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले देखें कि उसका कलर क्या है, फिर देखें वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, फिर देखें मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करता है या नहीं। उसके बाद आप देखें कि वो वाटर में डिज़ोल्व होता है या नहीं। ठीक हो गया। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हैं, उनको बना सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। ठीक। ये सारी बातें फिर आपको बता रहा हूँ, पता होनी ज़रूरी है आपको केमिस्ट्री के लिए, नहीं तो आप पढ़ते रहेंगे, आपको पता नहीं होगा मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मकसद क्या है पढ़ने का, इसका फ़ायदा क्या होता है। इसलिए ये आज का लेक्चर ज़रूरी है। अब बच्चे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये होता है कि सर किसी चीज़ की जो कंपोजिशन है वो हम मालूम कैसे कर सकते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ों के साथ मिलकर बनी है। ठीक है बच्चों। स्ट्रक्चर कैसे मालूम कर सकते हैं, IR एंड NMR से, वो तो हमने आपको बता दिया। UV भी इस्तेमाल होती है स्ट्रक्चर की डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है। फिर एक और बात, मैस कैसे मालूम कर सकते हैं किसी चीज़ का, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से हम उस कंपाउंड का मैस भी मालूम कर सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे होंगे कि कार्बन का मैस है एटॉमिक मैस 12, मैग्नीशियम का 24। एक कंपाउंड हमारे पास बना, वो कंपाउंड उसका क्या मैस है, C6H6 का क्या मैस है, स्ट्रक्चर मालूम करते हैं IR NMR से। फिर उसका मैस मालूम करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से, उन आयंस का, उस कार्बन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैसेज क्या क्या है, उसके लिए मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात दूसरी क्या बच्चों, कंपोजिशन। किसी कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर कैसे मालूम करते हैं, किसी कंपाउंड की कंपोजिशन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। कंपोजिशन मतलब बनावट, उर्दू में भी लिख देता हूँ, किन किन चीज़ों से चीज़ मिलकर बनी है कंपोजिशन। तो बच्चों सुने बात कि बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर चीज़ों में कंपोजिशन मालूम करना आसान नहीं होता। मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर और चीज़ है, कंपोजिशन अलग चीज़ है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक चीज़ किन किन चीज़ों के साथ मिलकर बनी है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि फिर वो जिन जिन चीज़ों के साथ मिलकर एक चीज़ बनी है, वो चीज़ें आपस में किस तरह कंबाइन है, आपस में उनकी अरेंजमेंट किस तरह है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ मैंने पहले लिखा भी था कि रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कंपोजिशन का मतलब होता है किन किन चीज़ों के साथ चीज़ मिलकर बनी है। तो कंपोजिशन बाज़ औक़ात हर जगह पर जो कंपोजिशन है वो डिफ़िकल्ट है मालूम करना, इतना आसान नहीं होती, उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं किसी चीज़ की कंपोजिशन को मालूम करने के लिए कि ये इन इन चीज़ों के साथ एक चीज़ मिलकर बनी है।
हम आपको एक एग्जांपल कराते हैं। एग्जांपल देखें बच्चों, कंपोजिशन, जैसे कंपोजिशन ऑफ शुगर, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ शुगर बच्चों, आप जानते हैं कि शुगर जो सक्रोज है आपके घरों में, वो बनती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर सक्रोज किससे बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर। ठीक हो गया? अच्छा, आप शुगर लें एक बीकर में, उसमें आप डालें H2SO4। क्या डालें? H2SO4 शुगर। बच्चों, जब आप शुगर में H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे। सक्रोज में से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी ये निकल गया। क्या निकल गया? वाटर इन दी फॉर्म ऑफ स्टीम। एक भाप सी उठेगी, भाप जिसे कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, भाप सी उठेगी, धुआं सा उठेगा, वो निकलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये इसमें से क्या निकला है, चीनी में से, शुगर में से, सक्रोज में से क्या बाहर आया है? वाटर। क्योंकि भाप किसकी होती है? वाटर। भाप निकली, H2SO4 रिमूव हो गया, सॉरी H2O रिमूव हो गया। H2O क्या हो गया? रिमूव हो गया। H2O रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साबित हो गया, प्रूव कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें था। क्योंकि हाइड्रोजन, वाटर रिमूव हुआ किसके साथ? स्टीम के साथ, और वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर। ठीक है। अब बचा कार्बन। जब बच्चों स्टीम इससे रिमूव होगी, स्टीम जब बच्चों रिमूव होगी इससे, तो पीछे ब्लैक कलर का कार्बन रह जाएगा जो कि होगा सॉलिड। ब्लैक कार्बन, कार्बन ब्लैक, सॉलिड। तो इस तरह हमने कंपोजिशन मालूम करने का आपको एक मिसाल बताई, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया कि आप सक्रोज में, जो घरों में चीनी होती है, उसमें H2SO4 डालें। H2SO4 जब उसमें डालेंगे तो एक स्टीम उठेगी, जिसमें से हमने साबित किया कि वाटर निकल गया। वाटर निकला तो H2O निकल गया, H और O साबित होगी। उसके बाद कार्बन, तो बाकी जो बच जाएगा वो काला रंग का होगा, ब्लैक कलर का होगा, उसको कहते हैं कार्बन ब्लैक, तो वो है सॉलिड। तो इस तरह हम कंपोजिशन भी मालूम कर सकते हैं बाद चीज़ों की कंपोजिशन मालूम करना मुश्किल काम होता है, बाद चीज़ों की कंपोजिशन मालूम करना आसान होता है। इसका आसान था तो हमने आपको बता दिया। बाज़ औक़ात कंपोजिशन मालूम करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं कि इन चीज़ों से ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट पे वो जो आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी। तो ये सारी बातें हैं कंपोजिशन मालूम करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये सारी बातें जो बच्चों हमने की आपसे, ये सिर्फ किसकी बातें थी? व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने आपको स्ट्रक्चर के हवाले से एग्जांपल के साथ बताया, कंपोजिशन के हवाले से एग्जांपल के साथ बताया, और बहुत सारी केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस और इस्तेमालात बताए। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ।